हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है मिस्र की कला। आज हम लोग मिस्र की कला के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही में आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थिति। मिस्र की स्थिति का क्या है, कहाँ पर स्थित है, चलिए देखते हैं। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। हम लोग कहाँ हैं? एशिया महाद्वीप में। और मिस्र कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में नील नदी के जलप्रपात और पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया का रेगिस्तान है। तो ये हो गई मिस्र की स्थिति। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। हेरोडोटस ने क्या कहा है? मिस्र को नील नदी का वरदान। इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिस्र की कला को। मिस्र की सभ्यता मानव जाति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसका धर्म से गहरा संबंध था। मिस्र की कला का धर्म से गहरा संबंध है, इसे ध्यान रखिएगा। मिस्र की कला धर्म के सहारे ही चली है। प्राचीन मिस्र की कला मानव जाति की एक आरंभिक तथा महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अवशिष्ट खंडहरों से इसे जो यश मिला है, केवल उसी के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक गुण, मानव की कल्पना तथा संपूर्ण पश्चिमी सभ्यता पर व्यापक प्रभाव डालने और एक प्रमुख कलात्मक अभिव्यक्ति होने के कारण इसका महत्व सहज ही समझ में आ जाता है। तो मिस्र की कला का प्रभाव पूरी पश्चिमी सभ्यता पर पड़ा है, इसलिए मिस्र की सभ्यता महत्वपूर्ण है। आगे देखिए। इस देश की कला में अनेक बार उत्थान और पतन आया, अनेक बार प्रतिक्रियाएं हुई, किंतु इसका समस्त विकास देश के सीमित दायरे में ही हुआ। यद्यपि मिस्र में अनेक व्यक्तिगत शैलियों एवं कला संप्रदायों को भी पहचाना जा सकता है, किंतु ये सब यहाँ की नामहीन कला की स्थापनाओं के आधार पर ही विकसित हुई। फराउनों, देवताओं तथा मरणोपरांत जीवन की आवश्यकताओं का आधार लेकर यह कला धार्मिक एवं मृत्यु संबंधी संस्कारों तथा समाधि ग्रहों के निर्माण का लक्ष्य लेकर चली। तो मिस्र में छोटी छोटी काफ़ी शैलियाँ चली, लेकिन ये सब नामहीन शैलियाँ थी, इनका ज़्यादा नाम नहीं था। लेकिन जो यहाँ पर धर्म का सहारा लेकर चली है और जो मृत्यु से संबंधित शैली है, उसका जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि मृत्यु से संबंधित का मतलब है यहाँ पर जो मकबरे वगैरह बनाए गए हैं और पिरामिड बनाए गए हैं, उनमें जो कलाएं की गई हैं, कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, उनका महत्व सबसे ज़्यादा है। तो उस शैली का महत्व ज़्यादा है, ना कि यहाँ पर जो छोटी मोटी शैलियाँ चली हैं उनका। अब यहाँ पर हम लोग इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। जो समाधि ग्रहों में शैलियाँ चली हैं, उनका महत्व क्या है? ज़्यादा है। अब मिस्र के पिरामिड तो सबने सुना होगा, प्रसिद्ध हैं और विश्व के अजूबों में भी शामिल हैं। आगे देखते हैं। यहाँ प्रत्येक नगर का कल्पित देवता था और इसके लिए मंदिर का निर्माण किया गया। इनसे यह विश्वास किया जाता था कि लोगों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ हर एक नगर का एक कल्पित देवता था, यानी कि हर एक नगर का ये लोग एक देवता मान लेते थे और इनके लिए एक मंदिर का निर्माण भी किया जाता था। इससे इन लोगों का विश्वास क्या था कि ये देवता हमारे भविष्य को सुरक्षित रखेगा। इन लोगों का विश्वास था कि शरीर में दो आत्माओं का निवास होता है। एक शरीर के निर्जीव होने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है और फिर उसी शरीर में लौट आती है, और दूसरी आत्मशक्ति जो शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। तो इनका मानना यह था कि शरीर में दो आत्माएं होती हैं। जब इंसान मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो एक आत्मा शरीर से निकल जाती है और स्वतंत्र रूप से विचरण करती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो फिर से उसी शरीर में प्रवेश कर जाती है।
ऐसा ये लोग मानते थे। और दूसरी एक कौन सी आत्मा है? आत्मशक्ति। ये शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। इसीलिए शरीर को क्षति से बचाने के लिए शरीर को अनेक रसायनों से उपचारित करके पिरामिडों में रखा जाता था। मिस्र निवासी अपने राजा रानियों के मृत शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे। अब दूसरी आत्मा जो निकल गई है वो दोबारा से शरीर में प्रवेश करेगी, इसलिए शरीर का सुरक्षित होना भी जरूरी है। तो ये मृत शरीर पर विभिन्न रसायनों का लेप करते थे ताकि शरीर सुरक्षित रहे और मम्मी बनाकर ताबूत में रख देते थे। शायद यही कारण था जिससे कि उनके समक्ष जीवन से अधिक मृत्यु का महत्व हो गया और शव को दफनाने, उसके साथ कीमती एवं कलात्मक वस्तुएं रखने और मकबरे आदि की कारीगरी पर विशेष ध्यान दिया गया। तो मिस्र वासियों के लिए जीवन से अधिक मृत्यु का महत्व हो गया। ये लोग अच्छे से जो मृत शरीर होता है उसे दफन करते थे, उसके साथ में कीमती वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं इत्यादि उसमें रख देते थे। उसके खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें उसके साथ में रखी जाती थीं और अच्छे से मकबरे बनाए जाते थे। मकबरे की कारीगरी पर किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अनुमान है कि मिस्री कला धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पनपी और उसके प्राचीनतम नमूने समाधि गृहों, पूजा गृहों से संबंधित हैं। तो मिस्र की कला धार्मिक मान्यताओं पर पनपी और इसके नमूने हमें कहाँ मिलते हैं? समाधि गृहों में, पूजा गृहों में। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। इसके निर्माण में पत्थर का प्रयोग होता था। समाधि गृहों और पूजा गृहों के निर्माण में पत्थर का यूज़ किया जाता था। अन्य भवनों में ईंटों का प्रयोग होता था, किंतु अब उनका कुछ भी शेष नहीं है। अब इतने पुराने हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। मिस्रवासियों की मरणोपरांत जीवन की कल्पना इसी जीवन पर आधारित थी, अतः समाधियों तथा पूजा गृहों की दीवारों पर जीवन के विविध पक्षों को ही चित्रित किया गया है। समाधियों और पूजा गृहों में जीवन के विविध पक्षों को चित्रित किया गया है। जो जीवन की दिनचर्या होती है, इंसान क्या क्या अपने जीवन में कर सकता है, वो सारी चीज़ें समाधियों में बनाई गई हैं। मिस्री जीवन का केंद्र बिंदु राजा था। मिस्री जीवन का केंद्र बिंदु कौन था? राजा। और देवताओं को उसी का संबंधी माना जाता था। राजा का संबंधी माना जाता था देवताओं को। ये दोनों आपस में क्या हैं? संबंधी हैं। कला का अधिकांश राजाओं एवं देवताओं की शान शौकत में ही लगाया जाता था। तो कला का अधिकांश हिस्सा राजाओं और देवताओं की शान शौकत में ही लगाया जाता था। वे भव्य प्रासाद जिनके खंडहर हम आज देखते हैं, इन्हीं राजाओं के रहने तथा देवताओं की उपासना हेतु बनवाए गए थे। तो राजाओं के रहने के लिए और देवताओं की उपासना के लिए जो भवन बनाए गए थे, उनके खंडहर आज देखने को मिलते हैं। यहाँ की कलाकृतियों का आकार इतना विशाल रखा गया कि सब लोग इन्हें देख सकें। कलाकृतियाँ बहुत विशाल बनाई गईं ताकि सभी लोग इन्हें आसानी से देख सकें। महलों के भीतर दीवारें रंगों से अलंकृत की जाती थीं। युद्ध, न्याय, क्रीड़ा, धर्म, कर्म एवं उत्सवों आदि के दृश्य बड़ी स्वच्छता से भड़कीले रंगों में अंकित किए जाते थे। तो महलों के जो भीतर की दीवारें होती हैं, उन्हें युद्ध, न्याय, क्रीड़ा, धर्म, कर्म, उत्सवों, इन सारे चित्रों से बहुत ही सुंदर तरीके से अंकित किया जाता था। और रंग कैसे लगाए जाते थे? भड़कीले यानी चटकीले रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। मिस्र पर लगभग 30 राजवंशों ने शासन किया। इस राजवंशीय काल को 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो मिस्र पर 30 राजवंशों ने शासन किया है और इसे हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रारंभिक राजवंशी काल, दूसरा प्राचीन राजवंशी काल, तीसरा मध्य राजवंशी काल और चौथा नवीन राजवंशी काल, पांचवा परवर्ती काल। आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पर प्राचीन राजवंशी काल, मध्य राजवंशी काल और नवीन राजवंशी काल, ये आपके सिलेबस में हैं। तो इन्हीं के बारे में आगे आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन राजवंशीय काल के बारे में। अब क्या है इसमें? तृतीय वंश के संस्थापक सम्राट जोसर ने साम्राज्य को पुनः संगठित कर मेम्फिस को राजधानी बनाया। इस समय विशेषता पाषाण निर्मित भवनों की कला का प्राधान्य था। देव देवताओं की समाधियां बनी।
तो तृतीय वंश के संस्थापक सम्राट जोसर ने साम्राज्य को पुनः से संगठित किया और राजधानी क्या बनाई? मेम्फिस। इस समय विशेष रूप से भवनों के निर्माण में पाषाण यानी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। देवताओं और राजाओं की समाधियां बनाई जाती थी। देवताओं के लिए मंदिर और राजाओं के लिए समाधियों का निर्माण किया गया। मिस्र के वास्तविक इतिहास का प्रारंभ यहीं से हुआ, यानी प्राचीन राजवंशी काल से ही मिस्र के वास्तविक इतिहास का प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। इस काल में स्थापत्य का अधिक विकास हुआ। प्राचीन राजवंशी काल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस काल में स्थापत्य का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है और इसी काल में पिरामिडों का निर्माण हुआ है। तो पिरामिड मिस्र की सबसे महत्वपूर्ण देन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका प्राचीन राजवंशी काल सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके पेपर में पिरामिडों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए इस काल को पिरामिडों का काल एवं राजाओं को पिरामिडों का निर्माता कहा गया। तो प्राचीन राजवंशी काल को पिरामिडों का काल भी कहा जाता है क्योंकि इसी काल में पिरामिडों का निर्माण कराया गया। सक्खारा में जोसर का पिरामिड इम्होतप ने बनवाया था, जो उसका वजीर था। कुछ विद्वानों के अनुसार वह शिल्पी था जो इतिहास में वर्णित प्रथम शिल्पी है। तो सक्खारा में स्थित जोसर का पिरामिड किसने बनवाया? इम्होतप ने। और इम्होतप कौन था? ये जोसर का वजीर था। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह एक शिल्पी था और इतिहास में वर्णित यह प्रथम शिल्पी है। इसे इतिहास में वर्णित प्रथम शिल्पी माना गया है, किसे? इम्होतप को। इस पिरामिड में क्रमशः छोटे होते 6 मस्तबे एक पर एक निर्मित हैं। तो 6 मस्तबे एक पर एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यह पत्थर द्वारा निर्मित पहला पिरामिड है। जोसर का पिरामिड जो कि इम्होतप ने बनवाया था, पत्थर द्वारा पाषाण द्वारा निर्मित पहला पिरामिड है। इस युग में इनका एक विशेष रूप विकसित हुआ। पिरामिडों का इस युग में एक विशेष रूप विकसित हुआ जिसकी बहुत अधिक अनुकृति हुई। यूँ तो प्राचीन काल में पिरामिडों की कुल लगभग 80 संख्या है। संख्या कितनी है? 80 है। लेकिन इनमें 3 मुख्य हैं जो चतुर्थ राजवंश के समय बने या खुफू, खफरे तथा मैकुरे के हैं। देखिए, इस काल में बहुत सारे पिरामिड बने, लेकिन यहाँ पर जो 3 पिरामिड हैं यही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? एक खुफू का, दूसरा खफरे का और तीसरा मैकुरे का। तो अब इनके बारे में देख लेते हैं। तीनों पिरामिड गीजा के पठारी क्षेत्र में आसपास बने हैं। ये तीनों पिरामिड कहाँ हैं? गीजा के पठारी क्षेत्र में स्थित हैं और तीनों आसपास ही बने हुए हैं, कुछ दूरी पर तीनों बने हुए हैं। खुफू का पिरामिड सबसे बड़ा है। खुफू का पिरामिड तीनों पिरामिडों में से सबसे बड़ा है। यह 13.1 एकड़ भूमि पर बना हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा 756 फीट है। इस पिरामिड की प्रत्येक भुजा 756 फीट है और ऊंचाई कितनी है इसकी? 451.4 फीट। ये किस पिरामिड की बात हो रही है? खुफू के पिरामिड की। फिर दूसरा पिरामिड खफरे का है। यह ऊंचे स्थान पर बने होने से पहले पिरामिड से बड़ा प्रतीत होता है। यह पिरामिड ऊंचे स्थान पर बना हुआ है, इसलिए देखने से लगता है कि यह खुफू के पिरामिड से ऊंचा है। लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा पिरामिड है? खुफू का। दूसरे नंबर पर आता है खफरे का। इसकी ऊंचाई 447.6 फीट है तथा आधार से प्रत्येक भुजा 708 फीट है। तीसरा पिरामिड है मैकुरे का जिसकी ऊंचाई 204 फीट है। तो ये तीनों पिरामिड हो गए, खुफू का, खफरे का और मैकुरे का। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं तीनों पिरामिड। इन पिरामिडों के आंतरिक भागों में कक्ष, तहखाने और कब्रें बनी हुई हैं। इन पिरामिडों के अंदर क्या है? इसके आंतरिक भागों में क्या है? कक्ष बने हुए हैं और तहखाने बने हुए हैं और यहीं पर क्या हैं? कब्रें भी बनी हुई हैं जिनमें सोने के ताबूतों में अनेक प्रकार से अलंकृत धातु आवरणों से आच्छादित शासकों की ममी रखी हुई हैं। और इन्हीं पिरामिडों के अंदर ही क्या रखी हुई हैं? राजाओं की या फिर शासकों की ममी। सैकड़ों वर्षों तक लुटेरों ने इन्हें लूटा। ये जो पिरामिड हैं इसमें हीरे, जवाहरात और बहुत सारी कीमती वस्तुएं रखी हुई थीं। तो लुटेरों ने इन्हें खूब लूटा और जो कुछ भी शेष था उसे विदेशी अन्वेषक ले गए या फिर मिस्र या फिर अन्य स्थानों के संग्रहालयों में, राजकीय संग्रहालयों में रखे हुए हैं।
पिरामिडों के वास्तु की सादगी, अमूर्त ज्यामितीयता, चौकोर डिब्बों के समान कक्षों के आकार, सीध में स्थापित एकास्म खंभे तथा सिरदल इनकी ऐसी विशेषताएं हैं जो उस युग की कला में सर्वोत्तम आधार रखती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है पिरामिड, इसे ध्यान से देखिएगा। पिरामिडों का निर्माण चतुर्थ राजवंश के अंतिम समय में रुक गया। चतुर्थ राजवंश के अंतिम समय में पिरामिडों का निर्माण रुक गया। बड़े पिरामिडों के इर्द गिर्द दरबारी अधिकारियों तथा राज परिवार के अन्य सदस्यों के अनेक छोटे छोटे पिरामिड भी बनाए गए। तो जो बड़े पिरामिड बने हैं उन्हीं के आस पड़ोस में अधिकारी या फिर दरबारी लोगों के, राज परिवारी लोगों के छोटे छोटे पिरामिड बने हुए हैं। इनके आंतरिक भागों में अनेक प्रतिमाएं एवं भित्ति चित्र हैं। इन पिरामिडों के आंतरिक भागों में यानी इसके अंदर के भागों में अनेक प्रतिमाएं बनी हुई हैं और भित्ति चित्र अंकित हैं। फिर आती है स्फिंक्स, नृसिंह की मूर्ति। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, तो ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा सकता है कि स्फिंक्स की प्रतिमा में क्या है या इस प्रतिमा के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। खफरे की पिरामिड से खफरे के मंदिर तक जाने वाले मार्ग के बीच में यह मूर्ति स्थित है। स्फिंक्स की प्रतिमा खफरे के पिरामिड के समीप स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। खफरे की पिरामिड हेतु जिस पहाड़ से पत्थर लाया गया था वहीं पर बचे हुए एक विशाल शिलाखंड में से इसका निर्माण किया गया था। तो जहाँ से खफरे की पिरामिड के लिए पत्थर लाया गया था वहीं पर एक विशाल शिलाखंड था जिससे स्फिंक्स की प्रतिमा बनाई गई थी। इस प्रतिमा में शरीर सिंह का है, ध्यान रखिए। इस प्रतिमा में क्या है, शरीर सिंह का है और चेहरा पुरुष का है। ठीक है। इसकी लंबाई 240 फीट, ऊंचाई 66 फीट, चेहरे की चौड़ाई 13.5 फीट और पंजे 50 फीट लंबे हैं। सर पर राजकीय वस्त्र और मस्तिष्क पर राजसत्ता का प्रतीक चिन्ह सर्प है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि इस प्रतिमा में क्या है, शरीर सिंह का है, चेहरा पुरुष का है। इसमें गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। शरीर सिंह का है, चेहरा पुरुष का है और सर पर राजकीय वस्त्र है। मस्तिष्क पर राजसत्ता का प्रतीक चिन्ह सर्प अंकित है। उदित होते हुए सूर्य के रूप में आइसिस का पुत्र होरस हर्माखीस के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है यानी हर्माखीस का अर्थ है क्षितिज पर होरस। गीजा की स्फिंक्स की मूर्ति उसी की है। किसकी है, होरस की। समझा जाता है कि इसमें होरस के रूप में खफरे की ही मुखाकृति को बनाया गया है। स्फिंक्स में ऐसा माना जाता है कि होरस के रूप में खफरे की ही मुखाकृति को बना दिया गया है। तो ये हो गई स्फिंक्स की मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। इस युग में प्रधानतः समाधियों की कला के साथ साथ रिलीफ एवं चित्रकला का भी विकास हुआ। समाधियों की कला के साथ साथ रिलीफ चित्र यानी कि जो उभारदार चित्र बनाए जाते हैं उनका और चित्रकला का भी विकास हुआ। उत्कीर्ण चित्रों को रंगने की कला इस युग की मौलिक देन है। इस समय मिस्री कला में जिन रंगों का प्रयोग हुआ वह मिस्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर मिस्र की कला में जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया वह मिस्र में प्राकृतिक रूप से ही उपलब्ध हैं। प्रत्येक वस्तु के रंग परंपरा से निश्चित किए गए हैं। लाल तथा पीले से पुरुषों तथा स्त्रियों के रंगों में भेद किया गया है। पानी नीले रंग से तथा वनस्पति को हरे रंग से चित्रित किया गया है। रिलीफ तथा चित्राकृतियाँ सीमा रेखाओं के द्वारा ही बनाई गई हैं। रिलीफ चित्र प्रायः शवों को गाड़ने से संबंधित संस्कारों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। जो रिलीफ चित्र हैं, उभारदार चित्र, ये प्रायः शवों को गाड़ने से संबंधित संस्कारों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए। सम्राटों को मिस्र की भूमि का स्वामी, देवताओं के मध्य देवता, संसार की व्यवस्था का रक्षक तथा मिस्र के शत्रुओं की विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। यानी यहाँ पर जो मिस्र के सम्राट थे, शासक थे, उनको मिस्र की भूमि का स्वामी, देवताओं के मध्य देवता के रूप में और संसार की व्यवस्था के रक्षक के रूप में, मिस्र के शत्रुओं का विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। सम्राटों के जीवन
हाँ, सम्राटों के जीवन काल की प्रमुख उपलब्धियों को भी प्रतीक रूप से या फिर प्रतीक विधि से अंकित किया गया है। सम्राटों के जीवन की उपलब्धियों को, उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की उसे प्रतीक विधि से अंकित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका प्राचीन राजवंश था वो समाप्त होता है और आगे बढ़ते हैं हम लोग मध्य राजवंशी काल पे। अब देखिए, मध्य राजवंशी काल के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, वरना ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, आप लोग इंतज़ार करिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।